नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह चौधरी अभिव्यक्ति क्लासेस जयपुर की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं इतिहास की इस ऑनलाइन सीरीज के अंदर। दोस्तों, हम अब तक देख रहे थे जो राजस्थान का इतिहास हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने अब तक चौहानों के संदर्भ में बात की और चौहानों के बाद में आज हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा मेवाड़ का गुहिल वंश। मेवाड़ का गुहिल वंश। अब गुहिलों के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो यहां सबसे पहले तो हम मेवाड़ के संदर्भ में बात करते कि वास्तविकता में मेवाड़ का भौगोलिक रूप से मेवाड़ जहां है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो भौगोलिक रूप से अगर हम मेवाड़ को देखें तो उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, आंशिक रूप से भीलवाड़ा और आंशिक रूप से प्रतापगढ़ का क्षेत्र। उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़ का जो ये क्षेत्र है भौगोलिक दृष्टि से प्राचीन काल में मेवाड़ के रूप में ये जाना जाता था। अब मैं बात करूं गुहिल वंश की, तो गुहिल वंश के बारे में यह माना जाता है कि पूरे विश्व में अगर ऐसा कोई वंश रहा या ऐसा कोई साम्राज्य रहा या ऐसे किसी वंश के शासक रहे जिन्होंने सबसे लंबी समयावधि तक शासन किया तो वो थे मेवाड़ के गुहिल वंश। अब इनका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि लंबे समय तक चले, उसका सबसे सटीक और सबसे सीधा जो रीजन है वो ये है कि इन्होंने कभी भी साम्राज्यवादी नीति को नहीं अपनाया। ये कभी भी ये नहीं चाहते थे कि हमारा साम्राज्य बढ़े और हम किसी दूसरे के साम्राज्य पर अतिक्रमण करें, क्योंकि जाहिर सी बात है जब दोनों के राज्यों की सीमाएं आपस में टकराएगी और दोनों महत्वाकांक्षी शासक एक दूसरे से टकराएंगे तो ये भी राजवंश समाप्त हो सकता है और जो अटैक कर रहा है वो राजवंश भी समाप्त हो सकता है। इसलिए इन्होंने कभी भी साम्राज्यवादी नीति नहीं अपनाई, हमेशा रक्षात्मक नीति इन्होंने अपनाई। यानी कि जब दुश्मन हमारे साम्राज्य के अंदर घुसेगा तभी हम जाके उसके ऊपर अटैक करेंगे या अपनी रक्षा करके अपने साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। तो ये रीजन रहा कि इनकी महत्वाकांक्षा कम थी, साम्राज्यवादी विस्तार की नीति इन्होंने नहीं अपनाई, इन्होंने रक्षात्मक नीति अपनाई। इसीलिए लंबे समय तक ये इस इतिहास के क्रम में हमें देखने को मिलते हैं। अब मैं आगे अगर बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको चौहानों के अंदर बताया था कि चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित कुछ मत हमने देखे थे कि चौहान अग्निवंशीय थे या सूर्यवंशी थे, चंद्रवंशी थे या ब्राह्मण थे। वैसे ही यहाँ पे एक मत अलग से हम देखेंगे तो गुहिलों की उत्पत्ति से संबंधित जो मत हैं उन मतों के बारे में हम चर्चा करेंगे। गुहिलों की उत्पत्ति। अब यहां वही सिस्टम होगा जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जो जिस संप्रदाय, जिस धर्म और जिस विचारधारा से संबंधित होगा वो किसी भी शासक को, किसी भी वंश को उसी धर्म, उसी संप्रदाय से संबंधित मानेगा। तो सबसे पहली चीज यहां मैं लेता हूं कि कुछ लोग बताते हैं कि जो गुहिल थे ये ब्राह्मण थे और ऐसा मानने वाले लोगों के अंदर तो जाहिर सी बात है जो ब्राह्मण है उन्होंने ही राजपूतों को ब्राह्मण माना। यहां नाम आ जाता है डॉक्टर D.R. भंडारकर और दूसरा नाम आ जाता है यहां पे डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। डॉक्टर D.R. भंडारकर और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, इन दोनों ने मेवाड़ के गुहिल वंश के जो शासक थे इन्होंने इनको ब्राह्मण वंश से संबंधित माना। अब मैंने आपको पिछले चौहानों की जब हम उत्पत्ति देख रहे थे तब मैंने बताया था कि चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण माना गया। कौन से गोत्र का? वत्स गोत्र का ब्राह्मण। लेकिन यहां एक नई चीज निकल के आती है कि डॉक्टर D.R. भंडारकर ने जो मेवाड़ के गुहिल थे इन मेवाड़ के गुहिलों को नागर ब्राह्मण माना है। इनको माना है नागर ब्राह्मण। ये इंपॉर्टेंट है, इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखें। दूसरी चीज आती है कि साहब जो गुहिल थे ये सूर्यवंशी क्षत्रिय थे और ऐसा मानने वाला जो इतिहासकार है उसका नाम है गौरी शंकर हीरानंद ओझा।
तो यहाँ हम गौरी शंकर ओझा, जो राजस्थान के बड़े इतिहासकार हुए, रोहिड़ा गांव से संबंध रखते हैं, उन्होंने राजस्थान के या भारत के सभी जो राजपूत है उन राजपूतों को क्षत्रिय माना, और क्षत्रिय में भी सूर्यवंशी क्षत्रिय इनको इन्होंने माना। तो ये सूर्यवंशी मानने वाले जो इतिहासकार है उनका नाम है गौरी शंकर हीरानंद ओझा। अब तीसरी बात मैं यहां आपसे ये करना चाहूंगा, कुछ इतिहासकार हैं जो ये मानते हैं कि साहब मेवाड़ के जो गुहिल थे ये विदेशी थे, ये भारत से संबंधित नहीं थे। तो जहां मैंने आपको चौहानों में बताया था कि कर्नल जेम्स टोड खुद विदेशी था, विलियम क्रुक खुद विदेशी था, इसलिए उसने चौहानों को भी विदेशी माना। इसी तरीके से यहां विदेशी मानने वाले जो हैं उनका नाम होगा अबुल फजल, यानी कि अबुल फजल जो है उन्होंने मेवाड़ के जो गुहिल वंश के शासक थे उन्हें विदेशी माना। और विदेश में कहां से संबंधित माना, तो मानते हैं कि ईरान में नौशेखा आदिल के ये वंशज थे, नौशेखा आदिल के वंशज इनको माना। अगली बात पर अगर मैं आऊं तो सबसे मान्य जो मत है वो मत आता है कि साहब ये जो गुहिल वंश के शासक थे इनकी मूल उत्पत्ति गुजरात के वल्लभी प्रांत से होती है। और वल्लभी प्रांत की जो ये उत्पत्ति से संबंधित जो मत है, इस मत को मानने वालों के अंदर दो नाम बड़े हैं। एक नाम तो है मुहणोत नैणसी, मुहणोत नैणसी। और मुहणोत नैणसी की ही बात का समर्थन करते हैं कर्नल जेम्स टॉड, और इन्हीं की बात का समर्थन करते हैं राजकवि सूर्यमल मिश्रण। तो यहां आपको देखने को यह मिलेगा कि गुहिलों की उत्पत्ति से संबंधित हम चर्चा कर रहे थे, इनमें गुहिलों को ब्राह्मण मानने वाले जो इतिहासकार हैं उनमें एक नाम तो आ जाता है डॉक्टर डी आर भंडारकर का। और डॉक्टर डी आर भंडारकर ने गुहिलों को जो है वो नागर ब्राह्मण माना है। अगला इतिहासकार है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। मैंने आपको बताया कि जो ब्राह्मण है उन्होंने ही इनको ब्राह्मण माना है। अगली चीज सूर्यवंशी, राजस्थान के सभी राजपूत राजवंशों को सूर्यवंशी क्षत्रिय मानने वाले इतिहासकार थे गौरी शंकर हीरानंद ओझा। विदेशी मत का समर्थन करने वाले थे अबुल फजल, और अबुल फजल ने मेवाड़ के गुहिलों को ईरान के जो नौशेखा आदिल राजवंश था उसके वंशज के रूप में इनको माना है। अगला और लास्ट, वल्लभी प्रांत से संबंधित इनकी अवधारणा जो है वो मुहणोत नैणसी के द्वारा दी गई, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा इसका समर्थन किया गया और सूर्यमल मिश्रण के द्वारा भी इस बात को स्वीकार किया गया। अब यहां एक अलग से और इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो मुहणोत नैणसी है इन्होंने गुहिलों की कुल 24 शाखाओं का वर्णन किया। ये मेवाड़ के जो गुहिल है ये गुहिलों की 24 शाखाओं में से एक और सबसे महत्वपूर्ण शाखा के रूप में मानी गई। उसी प्रकार कर्नल जेम्स टोड थे, उन्होंने भी मुहणोत नैणसी की बात का समर्थन किया और उन्होंने भी ये बताया कि मेवाड़ के गुहिल इन 24 शाखाओं में से एक शाखा के रूप में थे। यानी कि अगर बात करें तो गुहिल वंश की कुल शाखाएं थी 24, और इन 24 शाखाओं में से एक शाखा थी मेवाड़। तो बाकी की 23 शाखाएं कौन सी थी? उनके अंदर आप अगर देखें तो एक है कल्याणपुर के गुहिल, दूसरे हैं चाटसू के गुहिल, तीसरे हैं वागड़ के गुहिल और प्रतापगढ़ देवलिया के गुहिल। कई सारे गुहिलों की यहां पे बात की जाती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम की दृष्टि से है वो है आपका मेवाड़ का गुहिल राजवंश। ये वो राजवंश है जिसने महाराणा कुंभा को जन्म दिया, जिसने महाराणा प्रताप को जन्म दिया, जिसने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना को पीछे हटाने वाले महाराणा प्रताप को जन्म दिया, और इसने बाबर को अपने दांतों तले उंगली दबाने वाले राणा सांगा को जन्म दिया। यानी कि मेवाड़ की जो धरती है, इस मेवाड़ की धरती ने राजस्थान में कई राणा बांकुरों को जन्म दिया जिन्होंने इतिहास में अपनी वीरता के दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो ऐसे वीर राजवंश के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो यहां आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन गुहिलों की उत्पत्ति से संबंधित। और इन पूरे मतों के अंदर अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई बात है तो वो ये है कि डॉक्टर डी आर भंडारकर ने गुहिलों को नागर ब्राह्मण माना है। आगे हम इस राजवंश के बारे में और आगे बढ़ते हैं। तो अब आपके दिमाग में ये आता होगा कि सर गुहिल राजवंश स्टार्ट हुआ,
ठीक है, लेकिन इसका संस्थापक कौन था? तो संस्थापक के बारे में हम देखें तो उसका नाम आता है गुहादित्य या गुहिल, और इसी को कई स्थानों पर गुहिलादित्य के नाम से भी पुकारा गया है। इस गुहिलादित्य के जो पिता थे उनका नाम था शिलादित्य, और इनकी जो माता थी उनका नाम था पुष्पावती। शिलादित्य और पुष्पावती के जो संतान थे वो थे गुहादित्य या गुहिल, और इन्हीं के नाम से जो है वो गुहिल वंश का नामकरण किया गया। अब इनका नाम गुहिल क्यों रखा गया वो एक बार हम देखते हैं कि ये जो शिलादित्य थे, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये वल्लभी के राजा थे, और वल्लभी पड़ता है आपका गुजरात में। तो जब ये बच्चा पुष्पावती की कोख में था, पुष्पावती के गर्भ में था, उस समय पुष्पावती यात्रा के लिए जाती है, और जब ये यात्रा पर होती है उसी दौरान पीछे से वल्लभी राज्य पर अटैक किया जाता है, और वल्लभी पर जब दुश्मनों का आक्रमण होता है तो शिलादित्य उस युद्ध के अंदर मारा जाता है, और वो जो विद्रोही सेना है उसने वल्लभी को पूर्ण रूप से छिन्न भिन्न कर दिया, पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया। जब यात्रा पूरी करके पुष्पावती अपने राज्य वल्लभी में लौटती है तो वहां देखती है कि ना तो महाराज जिंदा है ना प्रजा जिंदा है, और पूरा जो वल्लभी है ये वल्लभी पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। इसलिए डर से ये महिला भागती है, उस समय ये गर्भवती होती है, और ये पुष्पावती एक गुफा के अंदर जाती है और इस बच्चे को उस गुफा के अंदर जन्म देती है। और गुफा को तत्सम शब्द में हम कह सकते हैं गुहा। तो गुफा में जन्म होने के कारण इस बालक को गुहादित्य या गुहिल कहा गया, और इसी के नाम पे इस वंश का नामकरण किया गया गुहिल वंश। हम देखेंगे कि 566 ईस्वी में इस गुहादित्य के द्वारा गुहिल वंश की स्थापना की गई। गुहिल वंश की स्थापना की। तो पहला तो क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि गुहिल वंश का संस्थापक कौन था? तो आंसर होगा गुहादित्य। लेकिन अगर हम और ज्यादा चर्चा करें तो हमारे आगे क्वेश्चन एक ये आता है कि गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वहां पे नाम आएगा आपका बप्पा रावल का। संस्थापक गुहिल और वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल, क्योंकि यहां 566 ईस्वी में गुहिल ने सिर्फ और सिर्फ वंश की नींव रखी है। अभी तक कोई साम्राज्य स्थापित नहीं किया, अभी तक कोई राजधानी नहीं बनाई, अभी तक कोई सेना इकट्ठी नहीं की, कोई प्रशासन नहीं चलाया। इसने सिर्फ और सिर्फ मेवाड़ क्षेत्र पर गुहिल वंश की स्थापना की है। और जो गुहिलों का जो साम्राज्य बनेगा, पहली बार जो राजधानी बनेगी वो बनेगी बप्पा रावल के टाइम पे। इसलिए अगला जो शासक होगा वो देखेंगे हम बप्पा रावल, और उसी को कहते हैं गुहिलों का वास्तविक संस्थापक। तो आशा करता हूं कि गुहिल वंश के संस्थापक के संदर्भ में आपकी जो अवधारणा है वो क्लियर हुई होगी। अगला जो हमारा शासक है वो है बप्पा रावल। इसे हम कहेंगे गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक। इस बप्पा रावल के बारे में हम बात करें तो कुछ इतिहासकार तो मानते हैं कि बप्पा रावल इसका नाम था, और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि बप्पा रावल जो है वो इसकी उपाधि थी। कुछ ने इस नाम को सिर्फ नाम माना और कुछ ने इसे एक टाइटल माना, एक उपाधि मानी। लेकिन यहां हम इस विषय पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि जितना हम इसके अंदर घुसने की कोशिश करेंगे हम उतना ही विवादों को जन्म देना शुरू कर देंगे। तो यहां हम देखें कि बप्पा रावल जो है ये इसकी उपाधि थी, जबकि इसका मूल नाम जो था वो मूल नाम था इसका काल भोज। कई जगह पे काल शोक भी लिखा हुआ है। तो इतिहासकारों का एक पक्ष तो यह कहता है कि बप्पा रावल इसकी उपाधि थी और मूल नाम इसका काल भोज था।
लेकिन वही इतिहासकारों का एक दूसरा गुट ये कहता है कि कालभोज जो है ये उपाधि थी और बप्पा रावल जो है इसका मूल नाम था। खैर, हम आगे अगर देखें तो इसके बारे में बताया जाता है कि साहब ये जो बप्पा रावल है ये हारित ऋषि का शिष्य था, और हारित ऋषि का शिष्य होने के कारण, चूंकि हारित ऋषि जो है वो पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी थे, इसीलिए बप्पा रावल भी पाशुपत संप्रदाय से संबंध रखते थे। अब बप्पा रावल जो है वो बचपन से एक उन्मादित बच्चा था, एक शरारती बच्चे की तरह इसने अपना जीवन शुरू किया। हारित ऋषि के सानिध्य में रहता था, इसलिए हारित ऋषि जो है इसे अपनी गाय चराने के लिए भेज देते थे। अब जब ये गायों को चरा के जब वापस बप्पा रावल ऋषि के आश्रम में लौटता था तो ऋषि रोजाना एक बात को नोट करता था कि इन सभी गायों में से कुछ गायें ऐसी है या एक गाय ऐसी है जो आश्रम में आने के बाद दूध नहीं देती। तो हरित ऋषि ने बप्पा रावल को डांटा कि ये तू जंगल में जाता है गायों को चराने और तू गायों का ध्यान रखता नहीं है और गायों की कोई और जो है वो दूध निकाल लेता है। तो बप्पा रावल का दिमाग खराब हुआ। बप्पा रावल ने उस दिन उस गाय को विशेष तरीके से नोट किया। तो जब सारी गायें आ रही थी तो उसने बप्पा रावल ने देखा कि एक गाय छुपके से गुफा के अंदर प्रवेश करती है और गुफा में जो एक शिवलिंग है उस शिवलिंग पर बिना दूध, किसी व्यक्ति के द्वारा बिना दूध निकाले वो अपने आप उस गाय के थनों में से दुग्ध निकलता है और जो शिवलिंग है उसका दुग्धाभिषेक होता है। उस दिन से बप्पा रावल की शंकर भगवान के प्रति या शिव भगवान के प्रति या हम कहें कि पाशुपत भगवान के प्रति जो है वो आस्था जग जाती है और फिर सही मायनों में बप्पा रावल जो है वो हारित ऋषि का सही मायने में शिष्य इस समय से बन जाता है। आगे हम देखें कि हारित ऋषि के आशीर्वाद से ही इसने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के राजा मान मौर्य को पराजित करके चित्तौड़ पर अधिकार किया। तो यहां इसे वास्तविक संस्थापक इसीलिए कहा गया कि गुहिल ने तो सिर्फ वंश की स्थापना की, इसने 734 ईस्वी में चित्तौड़ पे जो मान मौर्य था, मौर्य शासक था राजा मान, यानी कि मान मौर्य, इस मान मौर्य को पराजित किया और पहली बार चित्तौड़ पर अपना अधिकार किया और गुहिल साम्राज्य की शुरुआत की। तो वहां गुहिल ने सिर्फ वंश शुरू किया और यहां बप्पा रावल ने साम्राज्य शुरू किया, इसीलिए इसे वास्तविक संस्थापक के रूप में भी हम देखेंगे। अगली चीज हम इसके बारे में देखेंगे कि जब इसने साम्राज्य शुरू किया तो उस साम्राज्य के अंदर बप्पा रावल ने कुछ सिक्के चलाए, इसीलिए मेवाड़ में सर्वप्रथम मुद्रा प्रचलन का श्रेय भी इसी को दिया जाता है। तो मेवाड़ में सबसे पहली बार अगर किसी ने कोई मुद्रा चलाई तो वो मुद्रा चलाने वाला शासक भी कौन था आपका, तो वो था आपका बप्पा रावल। अब एक हम बप्पा रावल के इतिहास में जाते हैं तो एक समय था कि जब भारत पर तुर्क आक्रमण हुए, अरब आक्रमण हुए, उस समय गुर्जर प्रतिहार शासक जो थे उन्होंने हमारे देश की रक्षा की द्वारपाल के तरीके से। और बप्पा रावल के बारे में बताया जाता है कि बप्पा रावल ने गुर्जर प्रतिहारों की तरफ से एक सेनापति के रूप में अरबों से युद्ध किया, उन तत्तारों से या उन दुश्मनों से युद्ध किया और उनकी सीमाओं के अंदर घुस के उनको मात दी, उन्हीं की सीमाओं में घुस के उनको पीछे हटाया, उनको पराजित किया। इसीलिए एक इतिहासकार का नाम यहां जुड़ता है और काफी इंपॉर्टेंट है, इतिहासकार सीवी वैद्य। इतिहासकार सीवी वैद्य ने बप्पा रावल जो था, इस बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मॉर्टेल से की।
अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये चार्ल्स मोर्टेल कौन है? तो चार्ल्स मोर्टेल एक फ्रांसीसी सेनापति था जिसने मुगलों की सेना को मुगल क्षेत्र के अंदर घुसकर पराजित किया था या उनके क्षेत्र में जाकर उनको डिफीट किया था। उसी तरीके से इस बप्पा रावल ने अरब प्रदेश में जाकर अरबियों की जो सेना थी, मुस्लिमों की जो सेना थी, उस सेना को उन्हीं के घर में जाके पराजित किया था। दोस्तों, ये इतिहास का वो हीरा था, वो इतिहास का एक ऐसा शासक था जिसे इतिहास के पन्नों में कहीं छुपा दिया गया है। इसका नाम इतिहास के अंदर इतना अच्छे तरीके से नहीं लिया गया, इतने सम्मान से इसका वर्णन नहीं किया गया। जबकि अगर हम देखें तो उस समय पे भारत के जो योद्धा थे, उन योद्धाओं में नंबर 1 पे बप्पा रावल का नाम आना चाहिए था, जो उस एरिया के अंदर जाके उन दुश्मनों को अपने ही घर में जाके पछाड़ के आता है। यहां तक कि यह सुनने को मिलता है कि उदंतियों में कि बप्पा रावल ने पाकिस्तान के एक शहर को जीता और उस शहर का नाम रावलपिंडी आज भी बप्पा रावल के नाम पर ही रखा गया है। तो यह इतिहास का वो शासक था जिसने इतने पराक्रम के साथ भारत में एक साम्राज्य की सुदृढ़ तरीके से शुरुआत की। अगली चीज हम अगर यहां देखते हैं तो बप्पा रावल ने नागदा शहर की स्थापना की और इस नागदा शहर को ही अपनी राजधानी बनाया। नागदा वर्तमान उदयपुर जिले में है। नागदा शहर की स्थापना बप्पा रावल के द्वारा की गई और नागदा को अपनी राजधानी बनाया गया। और नागदा शहर के पास में ही एक स्थान है कैलाशपुरी। इस कैलाशपुरी में बप्पा रावल ने एक लिंगनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। एक लिंगनाथ मंदिर। अब साहब ये एक लिंगनाथ कौन है? फिर से देखें, बप्पा रावल ने उदयपुर में नागदा शहर बसाया, नागदा को अपनी राजधानी बनाया और नागदा के पास में ही कैलाशपुरी में एकलिंगनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। एकलिंगनाथ के बारे में मैं आपको बताऊं कि एकलिंगनाथ को जो है कहा जाता है मेवाड़ का अधिपति। मेवाड़ का अधिपति यानी कि यहां मेरे कहने का मतलब यह है कि मेवाड़ के जो शासक थे, गुहिल वंश के जो शासक थे, उन सभी शासकों ने वास्तविक शासक के रूप में पूजा की एकलिंगनाथ जी की और स्वयं एकलिंगनाथ जी के दीवान के रूप में मेवाड़ का शासन संचालित करते थे। इसीलिए मेवाड़ का अधिपति किसे कहा जाता है? तो एकलिंगनाथ जी को कहा जाता है। एकलिंगनाथ जी का मंदिर कहां है? कैलाशपुरी में। कैलाशपुरी कहां है? नागदा में। और नागदा और कैलाशपुरी में स्थित एकलिंगनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो नाम होगा आपका बप्पा रावल का। तो ये बप्पा रावल जो है इसके बारे में हमने देखा था। अब बप्पा रावल से आगे जो इतिहास बढ़ता है उसमें एक नाम आपको मिलता है अल्लट का। और अल्लट को ही इतिहास में कई स्थानों पर कहा गया है आलू रावल। आलू रावल, ये वही आलू है जो राहुल गांधी जी से सोना बनाता है। आलू रावल। अल्लट इसका दूसरा यानी कि इसका उपनाम है आलू रावल, लेकिन इसके नाम पर नहीं जाना। इसने कई बड़े बड़े काम किए अपने समय पे। आलू रावल जो अल्लट था, इसने आलू नाम था लेकिन आलू जैसे काम नहीं किए इसने। ये राहुल गांधी जैसा नहीं था। इसने कई अलग से, देखो अब यहां पे हम देखते हैं कि इसने होंड राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। देखो आप, सिर्फ नाम इसका आलू है, काम आलू जैसे नहीं है। एक विदेशी राजवंश था होंड, तो होंड राजकुमारी हरिया देवी के साथ इसने विवाह किया और यह राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह माना जाता है। भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था सेल्यूकस की बेटी के साथ, और राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह किया गया था होंड राजकुमारी हरिया देवी के साथ आलू रावल यानी कि अल्लट के द्वारा।
अब एक चीज मुझे ये बताओ कि अगर विदेशी पत्नी लेके आओगे, विदेशी लड़की लेके आओगे, तो क्या वो घर में आके काम करेगी? क्या वो आपको और आपके माँ बाप को खाना खिला देगी? क्या वो घर का काम संभाल लेगी? इसलिए इस हरिया देवी ने जो है वो आते ही अल्लट से मना कर दिया कि साहब मुझसे तो घर का काम वाम कुछ भी नहीं होता, मैंने तो अपने घर में गिलास भी उठा के इधर से उधर नहीं रखा, इसलिए मुझसे काम वाम नहीं होगा। तो यहां मजबूरन एक बात बताओ, अगर राजा है, राजा की पत्नी काम नहीं करेगी तो काम कौन करेगा? तो काम करने के लिए फिर नौकर लगाने पड़ेंगे। इसीलिए यहां एक पॉइंट निकल के आया कि मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन किसके समय हुआ? तो वो आंसर होगा आपका अल्लट के समय हुआ। अब साहब हरिया देवी ने काम करने के लिए मना कर दिया, कोई बात नहीं है, राजा थे, महाराजा थे, पैसे वाले आदमी थे, काम करने के लिए नौकर लगा लिए, नौकरशाही की शुरुआत मेवाड़ में कर दी। अब साहब रानी तो कहती है कि साहब घर पे बैठे बैठे मेरा टाइम पास नहीं होता, मैं तो यहाँ नागदा के अंदर नहीं रहूंगी, क्योंकि नागदा उस समय राजधानी थी, तो घर पे काम भी नहीं होता, घर पे मन भी नहीं लगता, तो अब क्या किया जाए? परेशान होके इस अल्लट ने अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए आहड़ की स्थापना की। आहड़ जो नगर है ये उदयपुर में है, आहड़ की स्थापना की। और आहड़ में जब इसने आहड़ की स्थापना कर दी तो फिर हरिया देवी ने कहा कि मेरा तो फिर भी टाइम पास नहीं हो रहा, तो इसका फिर टाइम पास करने के लिए इसने अल्लट में आहड़ में ही एक मंदिर बना दिया, वराह मंदिर। तो यहां इतनी चीजें हमने अल्लट के बारे में देखी कि अल्लट ने एक विदेशी हूण राजवंश की कन्या हरिया देवी के साथ विवाह किया, और हरिया देवी के लिए ही फिर बाद में नौकरशाही का गठन किया गया। और जब इसका टाइम पास नहीं हुआ हरिया देवी का, तो नागदा से अलग इसने आहड़ राज्य की स्थापना की, और आहड़ राज्य की स्थापना के साथ साथ आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी के रूप में स्थापित किया। पहली राजधानी मेवाड़ की नागदा जो बप्पा रावल ने बसाई है, दूसरी राजधानी आहड़ जो अल्लट के द्वारा बसाई गई है, और आहड़ में ही वराह मंदिर का निर्माण भी इसके द्वारा करवाया गया। दोस्तों यहां एक चीज ध्यान रखना, चौहानों के अंदर मैंने आपको बताया था कि पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण अर्णराज के द्वारा करवाया गया, लेकिन आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो वो होगा अल्लट के द्वारा, अल्लट के समय पे करवाया गया। अल्लट के बाद में अगला एक शासक हम देखेंगे और उसका नाम है शक्ति सिंह। शक्ति सिंह के समय की एक इंपॉर्टेंट बात आपके सामने मैं ये रखूंगा कि इस शक्ति सिंह के समय मालवा के परमार राजा मुंग ने मेवाड़ पर अधिकार किया। अल्लट के बाद जो शक्ति सिंह शासक बना, उस शक्ति सिंह के समय जो मालवा था यानी कि मध्य प्रदेश, मालवा में परमार वंश का राजा था और राजा का नाम था मुंज। परमार राजा मुंज ने मेवाड़ पर आक्रमण किया और शक्ति सिंह को पराजित करके मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। और फिर बाद में क्या हुआ कि इस मुंज का एक उत्तराधिकारी आता है, उसका नाम था भोज परमार। मुंज का उत्तराधिकारी आया भोज परमार, और इस भोज परमार ने चित्तौड़ में एक मंदिर का निर्माण करवाया। उस मंदिर का नाम था त्रिभुवन नारायण मंदिर। त्रिभुवन नारायण मंदिर। शक्ति सिंह के समय परमार शासक मुंज ने मेवाड़ पर अधिकार किया, और इस मुंज का एक उत्तराधिकारी आता है बाद में भोज परमार। इस भोज परमार ने एक मंदिर बनवाया चित्तौड़ में जिसका नाम था त्रिभुवन नारायण मंदिर। अब इस त्रिभुवन नारायण मंदिर के अगर हम इतिहास में देखें तो आगे जब हम आएंगे
कुंभा के पिता मोकल के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो वहां हमें पढ़ने को यह मिलेगा कि मोकल ने चित्तौड़ में समिदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे मोकल मंदिर के नाम से भी जानते हैं। तो ये समिदेश्वर मंदिर जो बनाया, वो समिदेश्वर मंदिर मूल रूप से यही त्रिभुवन नारायण मंदिर था। इसी त्रिभुवन नारायण मंदिर को थोड़ा सा मॉडिफाइड करके, थोड़ा तोड़ फोड़ करके नया निर्माण इसमें करवा के मोकल ने समिदेश्वर मंदिर का नाम उसे दे दिया। तो यह हम उसे आगे देखेंगे, लेकिन बहरहाल यहां इतनी ही चीजें हम यहां पे इसके अंदर पढ़ेंगे। शक्ति सिंह के बाद में अगला जो शासक आता है उसका नाम है रण सिंह। शक्ति सिंह के बाद में अगला जो शासक आएगा उसका नाम है रण सिंह। अब यहां रण सिंह के बारे में हम देखते हैं। रण सिंह जब हम पढ़ेंगे तो अब यहां एक पॉइंट इतिहास के अंदर एक नया आता है, नया एक मोड़ आता है मेवाड़ के इतिहास में, और वो मोड़ ये है कि आपने देखा होगा कि मेवाड़ के गुहिल वंश में कुछ शासक तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने नाम के आगे रावल लगा रखा है, जैसे बप्पा रावल, रावल रतन सिंह, रावल जेत्र सिंह, रावल तेज सिंह, रावल समर सिंह। और कुछ शासक ऐसे होंगे जिन्होंने अपने नाम के आगे राणा या महाराणा लगा रखा है। तो वो रावल और राणा जो दो शाखाएं हैं वो इस रण सिंह के समय से ही शुरू हो जाती है। ये क्या कहानी है, इसके पीछे की कहानी को हम देखने की कोशिश करेंगे कि रण सिंह के दो बेटे थे। रण सिंह के दो बेटे थे। एक बेटे का नाम था राहप और एक बेटे का नाम था क्षेम सिंह। एक बेटे का नाम था राहप और एक बेटे का नाम था क्षेम सिंह। बड़ा बेटा राहप था, तो वास्तविक रूप से रण सिंह का जो उत्तराधिकारी बनना चाहिए था वो बनना चाहिए था राहप को, लेकिन राहप जो है वो योग्य नहीं था, योग्य था छोटा वाला बेटा क्षेम सिंह। इसीलिए इस रण सिंह ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया क्षेम सिंह को। अब बड़ा जो बेटा है राहप, इसे भी तो संतुष्ट करना चाहिए ना, इसे तो पूरा मेवाड़ इसके हाथ में दे दिया। और राहप जो है वो बड़ा बेटा है लेकिन लायक नहीं है, इसीलिए एक जागीर इसे सौंप दी गई। सिसोदा गांव की, गांव था सिसोदा या सिसोदा ग्राम की जागीर इसे सौंप दी गई। अब इसे कहा गया कि सिसोदा ग्राम से जो भी राजस्व मिलता है उस राजस्व को आप अपने जीवन निर्वहन के लिए प्रयोग ले सकते हैं। तो सिसोदा गांव में जागीरदार होने के कारण, सिसोदा गांव की जागीर इनके पास होने के कारण ही इस राहब के जो वंशज होंगे वो कहलाएंगे आपके सिसोदिया, वो आपके कहलाएंगे सिसोदिया, सिसोदा गांव के जागीरदार होने के कारण। अब यहां हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो क्षेम सिंह था, तो क्षेम सिंह के बाद में अगला शासक जो बनता है वो, इसके भी दो बेटे हैं। एक बेटे का नाम है कुमार सिंह और एक बेटे का नाम है सामंत सिंह। अगर आपने जालोर के चौहान जो मैंने पढ़ा है, उन जालोर के चौहानों को अगर आपने पढ़ा तो जालोर के चौहान वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था कीर्तिपाल चौहान। और उस कीर्तिपाल चौहान के बारे में मैंने आपको ये लिखाया था कि उसने सामंत सिंह को पराजित करके मेवाड़ पर अधिकार किया। सामंत सिंह को पराजित करके उसने मेवाड़ पर अधिकार किया। इसीलिए ये सामंत सिंह जो है वो कीर्तिपाल चौहान से पराजित होकर चला जाता है वागड़, यानी कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में, और वागड़ में गुहिल वंश की स्थापना कर देता है। फिर बाद में कीर्तिपाल चौहान को पराजित करता है सामंत सिंह का भाई कुमार सिंह और वापस से मेवाड़ पर गुहिल वंश का शासन स्थापित कर देता है।
अब इस कुमार सिंह के बाद वंश बढ़ता है, तो कुमार सिंह का एक बेटा हुआ, उसे कहा गया जेत्र सिंह। जेत्र सिंह के बाद में अगला शासक हुआ तेज सिंह। तेज सिंह के बाद में अगला शासक हुआ समर सिंह, और समर सिंह के बाद में अगला शासक हुआ आपका रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह। तो एक बार फिर से देखो, रण सिंह के दो बेटे थे, एक का नाम था राहत जिसे सिसोदा गांव की जागीर दी गई, और इसके जो वंशज हुए वो कहलाए सिसोदिया, और इन्हीं सिसोदियाओं के नाम के आगे लगता था राणा। और ये जो रण सिंह की वंशावली इधर उत्तराधिकार में क्षेम सिंह के पास में आती है, इनके उत्तराधिकारियों कहा जाता था रावल। तो ये रावल थे, और इधर जो उत्तराधिकारी होंगे वो होंगे आपके राणा। तो यहाँ रण सिंह के बारे में पढ़ने से पहले हमें इस चीज की जानकारी लेनी चाहिए कि रण सिंह के समय ही मेवाड़ के जो गुहिल वंश था वो रावल और राणा शाखाओं के अंदर विभाजित हो जाता है। कुमार सिंह के बाद में आता है जेत्र सिंह के बाद में तेज सिंह के बाद में समर सिंह, और समर सिंह के बाद में आता है रावल रतन सिंह। और रतन सिंह के समय की एक विशेष घटना है कि रतन सिंह के समय पे दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में चित्तौड़ पर अधिकार किया, चित्तौड़ पर आक्रमण किया। ये जो सिसोदिया थे राहब, इस राहब का एक बेटा था, उसका नाम था लक्ष्मण सिंह। और ये लक्ष्मण सिंह और अपने 7 बेटों के साथ, लक्ष्मण सिंह अपने 7 पुत्रों के साथ में, ये जो युद्ध था रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी, रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में 1301 का जो युद्ध हुआ, इस युद्ध में इस सिसोदिया जो सरदार थे, सिसोदिया जो शासक थे, इनमें राहब का जो बेटा था उसका नाम था लक्ष्मण सिंह, और इस लक्ष्मण सिंह के 7 बेटे थे। ये लक्ष्मण सिंह और इसके 7 बेटे सभी जो हैं वो इस रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में जो युद्ध लड़ा गया, इस युद्ध के अंदर मारे गए। अलाउद्दीन खिलजी ने इस चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया 1301 में, और 1301 से लेकर 1326 तक चित्तौड़ के किले पर गुहिल वंश के किसी भी वंश शासक का शासन नहीं रहा। बाद में हम देखेंगे कि इन 7 बेटों में से एक बेटे का नाम था अरी सिंह। 7 में से एक बेटे का नाम था अरी सिंह, और इस अरी सिंह का ही बेटा होगा राणा हम्मीर। और इसी राणा हम्मीर ने 1326 में चित्तौड़ पर वापस से अधिकार किया, इसीलिए इसे मेवाड़ का उद्धारक या विषम घाटी पंचानन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ ये एक वंशावली है, हमें आज जो है वो रावल रतन सिंह तक के शासकों के बारे में देखना है। रण सिंह का एक बेटा राहब जिसे सिसोदा गांव की जागीर दी गई, और ये राणा कहलाए। क्षेम सिंह के बाद में अगला शासक बना कुमार सिंह के बाद में जेत्र सिंह, फिर तेज सिंह, फिर समर सिंह, और फिर रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह के समय अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, और इस युद्ध के अंदर ये जो राहब का बेटा था लक्ष्मण सिंह अपने 7 बेटों के साथ युद्ध में मारा गया, और इन 7 बेटों में से एक बेटा था अरी सिंह, और अरी सिंह का बेटा था बाद में राणा हम्मीर, जिसने चित्तौड़ पर वापस 1326 में अधिकार किया और मेवाड़ का उद्धारक कहलाया। इसीलिए अब राणा हम्मीर के बाद में जितने भी शासक आएंगे, चाहे वो राणा लाखा हो, राणा मोकल हो, राणा प्रताप हो, राणा कुंभा हो, राणा सांगा हो, उन सब के नाम के आगे राणा और महाराणा शब्द लगेगा। यानी कि रावल शाखा जो है इस रतन सिंह के समय पे समाप्त हो जाती है, और राणा शाखा की शुरुआत राणा हम्मीर से होती है। तो यहां हम अगले शासक के रूप में देखेंगे अब जेत्र सिंह को। अब साहब हम जेत्र सिंह के बारे में बात करें तो सबसे ही पहली बात तो यहां यह आ जाती है कि जेत्र सिंह जो था
वो दिल्ली के छह सुल्तानों का समकालीन था। जेत्र सिंह दिल्ली के छह सुल्तानों के समकालीन था, यानी कि जब जेत्र सिंह मेवाड़ पर शासन कर रहा था उतनी अवधि में दिल्ली में छह राजा, छह शासक जो है वो राजगद्दी पर बैठ चुके थे। दूसरी चीज जेत्र सिंह में पढ़ने की यह है कि जेत्र सिंह के बारे में डॉक्टर दशरथ शर्मा ने यह बताया है कि जेत्र सिंह का जो काल था, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बताया है कि जेत्र सिंह का जो काल था ये मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल था। जेत्र सिंह के काल को किस इतिहासकार ने मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल बताया, तो नाम आ जाएगा आपका डॉक्टर दशरथ शर्मा। अब इसके समय की और गतिविधियों की हम बात करें तो हमारे सामने आता है कि जेत्र सिंह के समय पे दो ग्रंथ लिखे गए, ओध नियुक्ति और पाक्षिक वृत्ति। ये दोनों जैन साहित्य हैं। ओध नियुक्ति और पाक्षिक वृत्ति ग्रंथों की रचना किसके समय की गई, तो आंसर होगा आपका जेत्र सिंह। आगे अगर और देखें तो इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना जिसके बारे में बार बार पूछा जाता है, स्टार है बिल्कुल, वो था भूतेला का युद्ध। और भूतेला का जो युद्ध था ये 1222 से लेके 1229 के बीच की इसकी तारीख दी जाती है। यहां डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की हम बात करें तो उन्होंने इस भूतेला के युद्ध को किसी एक फिक्स डेट या फिक्स वर्ष को यहां पे डिनोट नहीं किया। उन्होंने ये बताया कि 1222 से लेके 1229 के बीच में ये युद्ध लड़ा गया, लेकिन अगर इसकी प्रासंगिकता ज्यादा होती है तो ये लगभग 1224 के अंदर ये युद्ध लड़ा गया। भूतेला का युद्ध किस किस के मध्य हुआ, तो यह युद्ध हुआ जेत्र सिंह वर्सेस दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के बीच में। जेत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच में इस युद्ध में जेत्र सिंह की विजय हुई। इस युद्ध में जेत्र सिंह जीत गया, यानी कि जेत्र सिंह विजय प्राप्त करता है। लेकिन यहां एक सबसे बड़ी हानि जेत्र सिंह को यह उठानी पड़ी कि इस इल्तुतमिश ने युद्ध तो हार लिया, युद्ध को तो यह हार गया, लेकिन जो राजधानी थी नागदा गुहिल वंश की, उस नागदा को इसने पूर्ण रूप से तहस नहस कर दिया। भूतेला का युद्ध जेत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में जेत्र सिंह की विजय हुई, लेकिन इसके एक हानि भी उठानी पड़ी। हानि यह हुई कि इल्तुतमिश ने राजधानी नागदा को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया। इसीलिए इस जेत्र सिंह ने चित्तौड़ को नई राजधानी बनाया, और चित्तौड़ जो है वो मेवाड़ की तीसरी नंबर की राजधानी है। पहली राजधानी नागदा जो बप्पा रावल ने बसाई, दूसरी राजधानी आहट जो अल्लट ने बसाई, और तीसरी राजधानी के रूप में चित्तौड़ को बसाया गया जेत्र सिंह के द्वारा। क्यों बसाया गया? क्योंकि भूतेला के युद्ध में जो पुरानी राजधानी थी नागदा, उसे इस इल्तुतमिश के द्वारा पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया गया था। और ये जो सारी जानकारी मिलती है जेत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच के इस युद्ध की जो जानकारी मिलती है, उस ग्रंथ का नाम है हमीर मद मर्दन। हमीर मद मर्दन जय सिंह सूरी की यह पुस्तक है। जय सिंह सूरी
जयसिंह सूरी की पुस्तक हमीर मदमर्दन में भूतेला के युद्ध की पूरी जानकारी मिलती है और यह युद्ध जेत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच में हुआ था। जेत्र सिंह इस युद्ध में विजय हुआ, लेकिन इल्तुतमिश ने राजधानी नागदा को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया। इसलिए इल्तुतमिश की इस विजय के बाद, यानी कि नागदा को नष्ट होने के बाद, चित्तौड़ को मेवाड़ की तीसरी राजधानी के रूप में बसाया गया। तो ये जेत्र सिंह का शासनकाल हमने देखा। आगे अगले शासक के बारे में अगर मैं बात करूं तो उसका नाम आएगा तेज सिंह के रूप में। अगला शासक हुआ तेज सिंह। इस तेज सिंह के बारे में यह बताया जाता है, यह वर्णन मिलता है कि तेज सिंह ने एक उपाधि धारण की, काफी बड़ी उपाधि है, और वो उपाधि है उमापतिवार लब्ध प्रौढ़ प्रताप। उमापतिवार लब्ध प्रौढ़ प्रताप, इतनी लंबी उपाधि इस तेज सिंह ने धारण की। दूसरी चीज कि तेज सिंह की जो पत्नी थी उसका नाम था जेतल दे। तेज सिंह की जो पत्नी थी उसका नाम था जेतल दे, और इस जेतल दे के बारे में यह जानकारी मिलती है कि इसने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। चित्तौड़ में जेतल दे ने श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। और ये जेतल दे कौन थी? तो जेतल दे थी तेज सिंह की पत्नी। अगली चीज तेज सिंह के बारे में देखते हैं तो यह जानकारी मिलती है कि तेज सिंह के समय एक प्रसिद्ध चित्रकार था जिसका नाम था कमल चंद्र। तेज सिंह के समय एक प्रसिद्ध चित्रकार था कमल चंद्र। इस कमल चंद्र ने एक ग्रंथ लिखा, श्रावक प्रतिक्रमण, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। तेज सिंह के समय, ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, तेज सिंह के समय कमल चंद्र ने एक चित्रित ग्रंथ की रचना की, उसका नाम था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। और यही जो है ये राजस्थान का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ माना जाता है। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है? तो वो है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। किसके द्वारा चित्रित किया गया? तो कमल चंद्र के द्वारा किया गया। किसके समय किया गया? तो मेवाड़ के राजा तेज सिंह के शासनकाल में किया गया। अब ये राजस्थान का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है, इसीलिए ये मेवाड़ चित्रशैली का भी सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ होगा, क्योंकि राजस्थान की चित्रकला की जो जननी है वो मेवाड़ चित्रकला है। तो राजस्थान और मेवाड़ दोनों की ही अगर दृष्टि से हम देखें तो राजस्थान का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ जो है वो है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, और ये कमल चंद्र के द्वारा चित्रित किया गया। अगले शासक के रूप में हम देखें तो हमारे सामने नाम आता है समर सिंह का। दोस्तों, जब मैंने आपको अलाउद्दीन खिलजी और उसके राजस्थान आक्रमणों के बारे में बताया था, तब वहां मैंने आपको यह समझाया था कि जब अलाउद्दीन खिलजी की सेनाएं गुजरात अभियान पर जा रही थी तो जालोर राज्य से कानड़देव चौहान ने उन्हें गुजरात जाने के लिए रास्ता नहीं दिया था। इसलिए वो सेनाएं घूमकर दक्षिण से चित्तौड़ की ओर से निकलना चाहती थी, और वहां पे एक शासक था जिसका नाम था समर सिंह। तो इस समर सिंह के बारे में यह जानकारी मिलती है कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना से, जब वो सेना गुजरात जा रही थी, अलाउद्दीन खिलजी की सेना से इसने कर वसूल किया था, यानी कि टैक्स वसूल किया था। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में फिर चित्तौड़ पर आक्रमण किया, लेकिन उस समय तक समर सिंह जो है वो मर चुका था और समर सिंह का बेटा रावल रतन सिंह यहां पे शासन कर रहा था। तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना से टैक्स वसूल करने वाला शासक था आपका
समर सिंह। आगे अगर हम देखें तो समर सिंह के बारे में उल्लेख मिलता है कि समर सिंह के 2 पुत्र थे। एक बेटे का नाम था रावल रतन सिंह, जिसकी पत्नी पद्मिनी थी, और उस पद्मिनी को प्राप्त करने की चाह में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। और दूसरे बेटे का नाम था कुंभकर्ण। ये जो कुंभकर्ण था, इसके बारे में ये जानकारी मिलती है कि ये मेवाड़ छोड़कर चला गया नेपाल, और फिर नेपाल में ही इसने गुहिल वंश की स्थापना की। तो हमने यहां गुहिलों की 3 शाखाओं के बारे में चर्चा कर ली। मेवाड़ हमने देखा, सामंत सिंह ने वागड़ में गुहिल वंश की स्थापना की, और ये जो कुंभकर्ण था इसने नेपाल में गुहिल वंश की स्थापना की। समर सिंह के बारे में आखिरी चीज हम पढ़ेंगे कि एक अभिलेख है, चिरवा अभिलेख, और इस चिरवा अभिलेख में इसके बारे में जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है? तो इस समर सिंह को चिरवा अभिलेख में शत्रुओं का नाश करने में शेर के समान बताया गया है, यानी कि इसे एक उपाधि दी गई है। एक इसकी विशेषता यहां चिरवा अभिलेख में बताई गई है कि समर सिंह जो था ये शत्रुओं का नाश करने में शेर के समान था, यानी कि यहां पे इसकी वीरता के बारे में बताया गया है। तो समर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना से टैक्स वसूल किया। समर सिंह के 2 पुत्र थे, एक रावल रतन सिंह जो मेवाड़ का अगला शासक बनेगा, और दूसरा कुंभकर्ण जिसने नेपाल में गुहिल वंश की स्थापना की। और चिरवा अभिलेख में इस समर सिंह को शत्रुओं का नाश करने में शेर के समान बताया है। अब इस समर सिंह के बाद में अगला शासक बनेगा आपका रावल रतन सिंह। और अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि रावल रतन सिंह के समय उसकी पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करने की चाह में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कई वर्षों तक एक लंबा प्रयास किया, और अंत इसका यह निकला कि अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में कुछ भी नहीं आया, और रावल रतन सिंह के नेतृत्व में राजपूतों ने केसरिया किया, और मां पद्मिनी के नेतृत्व में राजपूत महिलाओं ने जौहर किया, और वो जौहर और केसरिया मिलकर बनता है चित्तौड़ का पहला साका, जो 1301 में हुआ। उसकी कहानी हम आगे अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। धन्यवाद।